नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज गए हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने आज तोशाखाना 2 करप्शन केस में सजा का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 10 मिलियन पाकिस्तान रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान को, बुशरा बीबी को सेक्शन 409 के तहत 10 साल की सजा दी गई है, तो वहीं पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी पर सऊदी सरकार से 2021 में मिले स्टेट गिफ्ट्स में करप्शन और हेराफेरी का आरोप है। तो वो इमरान खान जो अभी जेल में बंद हैं, वो इमरान खान जिनसे मिलने के लिए पूरे परिवार को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उन्हीं इमरान खान की मुश्किलें अभी पाकिस्तान में कम नहीं हो रही हैं। तोशाखाना केस में दोष तय होने के बाद वो जेल में है, तो अब तोशाखाना 2 जो केस है उसमें भी इमरान खान दोषी करार दिए गए हैं और सजा का ऐलान हो गया है। और सिर्फ इमरान खान नहीं, बल्कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर भी जो सजा है उसका ऐलान किया गया है। 17 साल की सजा का ऐलान किया गया है। 2021 में स्टेट गिफ्ट में गड़बड़ी के आरोप में ये जो मामला था वो चल रहा था। 17 साल और अब इमरान खान की सजा में इजाफा हो चुका है। वो इमरान खान जो कि पाकिस्तान की अडियाला जेल के अंदर बंद हैं, वो कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, सरकार उनके साथ कैसा सलूक कर रही है, ये सामने नहीं आ पाता है। लेकिन एक के बाद एक इमरान खान पर जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक इमरान खान की जो सजा है उसमें जरूर इजाफा हो रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। इमरान खान वो नाम है जो सरकार की गले की फांस बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हैं उनकी फहरिस्त बढ़ती जा रही है। इमरान खान की जो सजा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब ये तोशाखाना 2 केस है जिसमें ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है और अब उनको सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो अब जेल में बंद हैं और उनकी सजा 17 साल और बढ़ गई है। 17 साल और अभी इमरान खान को जेल के अंदर रहना होगा, क्योंकि तोशाखाना 2 केस है उसमें इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों पर केस दर्ज था और दोनों ही दोषी करार दिए गए हैं। सजा का ऐलान हो गया है। दोनों पर 10 मिलियन पाकिस्तान रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान और बुशरा बीवी को सेक्शन 409 के तहत 10 साल की सजा दी गई है, तो वहीं पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 17 साल की सजा का ऐलान पाकिस्तान में किया गया है। शोएब रजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, तोशाखाना केस जिसको लेकर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, एक केस में वो जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर उनके हाल कैसे हैं ये कोई नहीं जानता, और अब तोशाखाना 2 केस उसमें 17 साल की सजा, क्या आपके पास और डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जवाबदेही जो अदालत है उसने सजा सुनाई है 17 साल की। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी जो पत्नी है बुशरा बीबी, उनको भी तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अब 17 साल की सजा सुनाई गई है। यानी इमरान खान पहले से ही चूंकि जेल में बंद है और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरह के हालात थे। खबर ये यहाँ तक आ रही थी कि पता नहीं इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ है, वो जिंदा भी है या नहीं है। लेकिन उनकी फिर बहन उनसे मुलाकात करने गई थी और मीडिया को ये बताया था आकर कि नहीं, वो ठीक है। लेकिन जेल में किस तरह के हालात है ये कोई नहीं जानता कि किस तरह की जो मुश्किलें हैं उनके सामने है। अब और ज्यादा मुश्किलें इमरान खान की बढ़ रही है और सबको पता है कि किस तरह से वहां की जो सरकार है इस वक्त पाकिस्तान की, वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि इमरान खान को इस तरह से फंसा दिया जाए कि वो कभी बाहर ही ना निकल सके। अभी मैं 2 दिन पहले उनके जो बेटे के कुछ जो वीडियो इंटरव्यू थे वो सुन रहा था, जो लंदन में इमरान खान के जो बेटे, वो इस बात को कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अपने वालिद से, अपने फादर से कभी वो मिल भी पाएंगे। और ये जो सजा है, ये जो पूरा मामला है, ये उन उपहारों से कथित जो धोखाधड़ी है उससे संबंधित है। कह रहे हैं आप शोएब, इमरान खान की मुश्किलें सरकार बढ़ा रही है और कोशिश ये है शहबाज सरकार की और मुनीर की कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए, इसलिए एक के बाद एक सजा का ऐलान हो रहा है और सजा में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। और अब प्रहार में बात करेंगे यूपी एसआईआर की, जहां अखिलेश यादव ने एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर यूपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग पर अगले 2 महीने में फॉर्म 6 के जरिए 2 करोड़ नए वोटर्स के नाम जोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से चल रही है, जिसमें लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कही जा रही है, तो फिर अलग से फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़ने का मतलब क्या है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है ताकि सत्ता पक्ष के समर्थकों के नाम आसानी से जोड़े जा सकें। उन्होंने इस पर कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील कर दी है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सुनिए अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए। प्रति विधानसभा 84,000, तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर ली है तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी। ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है इन लोगों के ऊपर? तो कभी अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, कभी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 84,000 बीजेपी को हरा देगा, तो कभी अखिलेश यादव ये डर भी जताते हैं कि बीजेपी अपने नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ देगी। अब ये फॉर्म 6 का मामला क्या है और ये फॉर्म 6 होता क्या है जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप वोटर नहीं हैं या फिर आपकी उम्र इसी साल 18 वर्ष की हुई है, तो आप इस फॉर्म को भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपना वोट ट्रांसफर भी इसी फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। इसी फॉर्म को अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया है, जबकि ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जिनके नाम कट गए हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये फॉर्म 6 इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? भाई अखिलेश यादव ही तो कहा करते थे ना, पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अखिलेश यादव ने यही कहा कि उनके वोटर्स को काटा जा रहा है, उनके वोटर्स को काटा जा रहा है। तो मौका तो उनके लिए भी है कि अपने वोटर्स को जुड़वा लें फॉर्म 6 के जरिए। देखिए, ये सीधा मौका है सभी लोगों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, और जो बीएलओज हैं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे जो मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के दल हैं उनके साथ संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है। और हमने लखनऊ के कई इलाकों में या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में ये देखा है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और तमाम राजनीतिक दल जो होते हैं वो पात्र लोगों के लिए, खासतौर पर जो उनके लिए मुफीद होते हैं, यानी कि उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो बाकायदा उसके पास बैठ रहे हैं, उनके ऑफिसेज में जा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चाहे वो स्थानीय विधायक हो, स्थानीय पार्षद हो, वो ये कोशिश करता है कि उनके जो भी समर्थक हैं, उनके जो भी सपोर्टर्स हैं, उनके फॉर्म को न सिर्फ बढ़ावाया जाए बल्कि जो भी अपात्र लोग हैं न सिर्फ उनको हटवाया जाए बल्कि पात्र लोगों की एंट्री कराई जा सके। फॉर्म 6 का, जैसा कि प्राची अभी आपने जिक्र किया, अपने नाम को ऐड कराने की जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्म 6 के जरिए की जाती है। भले ही उसमें कोई 18 साल व्यक्ति जो पूरा हुआ हो उसके नाम को ऐड कराना हो, या फिर कोई किसी दूसरे प्रदेश से लखनऊ आया हो, या फिर उत्तर प्रदेश में आया हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में रहने के बाद अगर मान लीजिए वो लखनऊ में जॉब शुरू करता है, वाराणसी में जॉब शुरू करता है, तो कोई भी ये चाहता है कि वो जहां अपना व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां अपने नाम को नहीं, अखिलेश यादव भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी कर सकती है और इसका भरपूर इस्तेमाल करके अपने वोटर्स का इजाफा करवा सकती है अगर वाकई में उनके वोटर्स को जानबूझकर काटा गया है, टारगेट किया गया है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ एसआईआर का मुद्दा चर्चा में है इस वजह से नहीं कि वोटर्स की हेराफेरी या वोटर्स के जुड़ने और घटने की बात की जा रही है। एसआईआर के साथ साथ जो एक ड्राइव उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर भी सियासत है और ये ड्राइव है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च की। यहाँ आज लखनऊ के रेलवे स्टेशन के पास एक्शन होगा। यहाँ आरपीएफ ऑपरेशन टॉर्च चला सकती है। इससे पहले कानपुर के पनकी सर्किल के थाना सचेंडी के पास बनी बंगाली कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बंगाली कॉलोनी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते हैं और इन परिवारों के आधार कार्ड असम और पश्चिम बंगाल के हैं। ये परिवार कानपुर के पनकी इलाके में कई सालों से रह रहे थे। जो कानपुर में हुआ वही आज लखनऊ में भी हो सकता है। में आए थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने आधार कार्ड जगह जमीन और रहने के लिए प्लॉट दिया और 70 आधार कार्ड वगैरह है।
जैसा कि पूछताछ में यहाँ के लोग बता रहे हैं, ये लोग करीब 70 के आसपास आए हुए हैं। उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग उसको देख रहे हैं। जांच के तुरंत जो भी चीजें निकल के आएंगे उसके आधार पर हम लोग अभी चेकिंग के दौरान चेकिंग लगातार की जा रही है। देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में 2027 के राह को यहां कम से कम मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी राज्य बंगाल में भी कुछ इसी तरीके के सुर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला बंगाल दौरा है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के नदिया जाएंगे, जहां 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नदिया जिले में NH34 पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन आज पीएम करेंगे। इसके साथ ही नॉर्थ 24 परगना में 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। तो पीएम आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अभी भी गर्म है। यहां एन्यूमरेशन पीरियड पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसके आंकड़े ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बंगाल में करीब 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट को देखें तो यह पता चलता है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी भाषी आबादी ज्यादा है, वहां वोटर्स के नाम सबसे ज्यादा कटे हैं। टॉप 10 विधानसभा सीटों में से हटाए गए नामों में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं। इनमें 15% से लेकर 36% तक वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। बंगाल में जहां बीजेपी मजबूत मानी जाती है, वहां भी हिंदी भाषी वोटर्स के नाम कटने की दर ज्यादा है। हावड़ा उत्तर में 26.89%, पश्चिम वर्धमान जिले की आसनसोल दक्षिण में 13.68% और आसनसोल उत्तर में 14.71% नाम हटाए गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की बैरकपुर सीट से भी 19.01% नाम हटाए गए हैं। जिन 10 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, उनमें कोलकाता की कई अहम सीटें भी शामिल हैं। जोरासांको में 36.66%, चौरंगी में 35.45%, कोलकाता पोर्ट में 26.09% वोटर्स काटे गए हैं। कोलकाता पोर्ट टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विधानसभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की बात करूं तो यहां 21.55% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तो 58 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं। अब जब इनको वेरीफाई किया जा रहा है या इन्हें पढ़ा जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि हिंदी भाषी लोगों के वोटर्स जो हैं वो कट रहे हैं। बीजेपी के लिए अहम माने जाने वाले मतुआ समुदाय बहुल इलाके में भी काफी नाम कटे हैं। जी हां, दक्षिण 24 परगना की कस्बा सीट से 17.95% और सोनारपुर दक्षिण सीट से 11.29% नाम हटे हैं। उत्तर 24 परगना के बनगांव उत्तर में 9.7% वोटर्स के नाम हट गए हैं। यानी वो एसआईआर जिस प्रक्रिया को बीजेपी के फेवर में बताया गया, अब आप देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को भी एसआईआर की वजह से नुकसान हो सकता है। बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक और खास बात है कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में नाम कटने की संख्या काफी कम है। मुर्शिदाबाद की बात करें जहां 66.3% और मालदा जहां 51.6% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में केवल 4.84% और मालदा में मात्र 6.31% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। किसी भी विधानसभा सीट में यह आंकड़ा 10% से ऊपर नहीं है। ये वो इलाके हैं जहां टीएमसी बड़ी मजबूत मानी जाती है। अब यहां पर नाम नहीं कटे हैं तो कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इसको बीजेपी मुद्दा बनाएगी भी। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर, बयानबाजियों को लेकर, मुस्लिम वोट को लेकर, बाबरी को लेकर बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है और इन सब के बीच अब एंट्री हो गई है टीएमसी विधायक मदन मित्रा की, जिन्होंने भगवान राम को दिए बयान को लेकर अब नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। मदन मित्रा ने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान दावा कर दिया है कि भगवान राम हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान राम का कोई सरनेम नहीं था। मदन मित्रा ने इसी आधार पर भगवान राम को मुसलमान करार दिया। आपको पहले ये सुनवाती हूं कि मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर क्या बयान दिया है और फिर उस पर हो रही सियासत भी आपको बताऊंगी। বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি?
मदन मित्रा के इस बयान के मायने को समझने के लिए मदन मित्रा का कैरेक्टर क्या है, मदन मित्रा कैसे बयान देते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल इस बयान पर कैसे घमासान छिड़ा हुआ है ये मैं आपको बता देती हूं। मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं टीएमसी मित्रा के बयान से किनारा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को लग रहा है मुस्लिम वोट उनसे छिटक रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या बोली है, क्या वो उसका बोलना चाहते थे वो हमको नहीं मालूम, हमने नहीं सुना है। लेकिन भगवान राम, हम सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं और हिंदू धर्म से ही उनका पूजा होता है। और ये देखिए, भाजपा भगवान राम को पॉलिटिकली मार्केटिंग करता है, लेकिन हम लोग ये भगवान भगवान होता है, उससे पॉलिटिक्स का कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए जो पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स है, उससे राम जी का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन राम जी तो हमारा भगवान है। भारतीय जनता पार्टी को मदन मित्रा से हिंदुत्व सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी के जो एमएलएज है वो समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट उनसे हट रहा है, इसीलिए अब हिंदुत्व को, भगवान श्री राम जी को अपमान करके वो हिंदुओं को अब प्लीज करने की, अपीज करने की ये जो तकनीक उन्होंने अपनाया है ममता बनर्जी से लेके, कभी ममता बनर्जी हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलती है, कभी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलती है, और अब मदन मित्रा उन्होंने भगवान श्री राम जी को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, सारा देश का स्वाभिमान है, उनको अपमान करके उन्होंने सारे विश्व के हिंदुओं को अपमानित किया है। ये अधिकार टीएमसी को किसने दिया है? और सबसे बड़ी बात है, उनको मालूम है ये करके अगर जो बिछड़ गए हैं उनसे मुस्लिम वोट अगर उनके पास आ जाए तो उनके लिए चुनाव में फायदा होगा। अब बंगाल में ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन मदन मित्रा ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं वो मैं आपको समझाती हूं, क्योंकि पहली बार नहीं जब मदन मित्रा ने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया। मदन मित्रा पहले भी कई बार विवाद में रह चुके हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। इसी साल जून में उन्होंने कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज में रेप कांड को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर लड़की वहां नहीं जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। जनवरी 2005 में मदन मित्रा ने आर्जीकर रेप कांड पीड़िता के माता पिता पर भी शर्मनाक टिप्पणी की थी। जब आर्जीकर का मामला सामने आया था 2024 में, उन्होंने कहा कि अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो ले लें और चुप रहें। वहीं जून 2025 में लॉ कॉलेज रेप कांड पर भी एक बयान जो उन्होंने दिया था, जो मदन मित्रा को कैसे कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है, वो बयान आप सुनिए। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। तो मदन मित्रा कई बार ऐसे बयान देते हैं, चर्चाओं में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, और जाहिर सी बात है कि इन सुर्खियों का फायदा भी मदन मित्रा को कहीं ना कहीं होता है। प्रहार में अब एक और खबर की बात करेंगे, जो खबर यूपी से जुड़ी हुई है, जहां मौत के कफ सिरप पर सियासत महा चल रही है। जहां जहरीली कफ सिरप के मामले में इस वक्त योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त सियासी वार पलटवार चल रहा है। सीएम योगी ने पूरे मामले में सपा को टारगेट कर लिया और कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपियों के तार सपा नेताओं से जुड़े हैं। योगी ने अखिलेश यादव पर शायराना तंज कसते हुए कहा, यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी ने कहा, जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे ही रिपोर्ट आती है सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कफ सिरप कांड के गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को
एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। तो अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज किया, तो अखिलेश भी योगी को जवाब देने में कहां पीछे रहते हैं। अखिलेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके योगी सरकार को घेर दिया। अखिलेश यादव ने योगी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने शेर सुनाकर अखिलेश को निशाने पर लिया, तो अखिलेश ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। बंगाल में बाबरी के नाम पर शुक्रवार को 5 लाख मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंच गए। शहर में मेला लग गया, जहां सन्नाटा रहता था वहां दुकानें सज गईं, बाबरी छाप टी शर्ट खरीदने की होड़ मच गई, मुर्गे की नीलामी हुई, बाबरी के लिए चंदा देने वालों की लाइन लग गई, क्यूआर कोड लगा दिए गए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में भीड़ देखकर बीजेपी और ममता को खूब धमकाया। ओवैसी के लोग भी मैदान में आ गए। क्यों कहा जा रहा है मुर्शिदाबाद बंगाल की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा सकता है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमान बाबर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एक भाई साहब ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। हमने कहा बाबा आएगा, वैसे आए न आए, पर बाबरी यदि भारत में बनेगी तो बाबा जरूर जाएगा। 2 हफ्ते में 5 करोड़ इकट्ठा हो गए हैं। बंगाल में बाबर नाम वाली टी शर्ट छप गई है। बंगाल में बाबर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया है। कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर कहां से आया? हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद के लिए तय जगह पर नमाज होने लगी है। इस जुमे को 5 लाख मुसलमान नमाज पढ़ने आए। सिर्फ मुर्शिदाबाद से ही नहीं, बंगाल के कोने कोने से आए। 4 लाख से 5 लाख आदमी यहाँ आएगी। इतना आदमी इकट्ठा करके कोई पार्टी यहाँ करा नहीं पाएगी। इतना रिकॉर्ड परिमाण में आदमी आएगी। करीब से करीब 2-4 लाख लोग आए हैं। भी तो आए थे पिछले हफ्ते से भी ज्यादा आया है इस हफ्ते से। 2026 में बंगाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये मुसलमानों ने तय कर लिया है। ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग। ममता बनर्जी ने धोखा दिया है। ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी जो है ना, वो धोखा दिया है मुस्लिम को। और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए। इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। बंगाल में मुसलमानों के दिमाग में बाबर बैठ गया है। मुसलमानों ने अपनी चॉइस खुलकर बता दी है। ममता बनर्जी पहले कहा था कि हम लोग मुसलमान कर लेंगे है, लेकिन आप जब हुमायूं कबीर को निकाल दिया तो अब मुसलमान सब माने पता लग गया कि ममता बनर्जी मुसलमान को साथ नहीं है, वो लोग हिंदू को साथ है, हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है। मुर्शिदाबाद को तख्त में क्या बैठेगी, कौन आदमी कुर्सी में बैठेगी, यहाँ से ही निर्णय हो। मुर्शिदाबाद में जुमे के दिन 5 लाख की भीड़ बेलडांगा में जमा हुई। सैकड़ों लोग बाबर वाली टी शर्ट पहनकर आए। बाबर के नाम पर चंदा देने पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची। बंगाल के कोने कोने से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान सिर पर ईंट रखकर पहुंचे। 6 दिसंबर को मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था। 13 दिन बाद ही बंगाल के मुसलमानों ने बेलडांगा में ईंटों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नदिया से क्या कहना
करना चाहोगे? नमाज पढ़ के रहे। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए। दादा कहाँ से आ रहे हो आप? क्या मुरादो से आ रहे हैं, बंगाल से नमाज अदा करने के लिए आए हैं। था मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह, बाबरी मस्जिद बनने देंगे हम। अच्छा, और सपोर्ट भी करेंगे। 2011 से 2021 तक ये भीड़ ममता बनर्जी की टीएमसी का सबसे सॉलिड वोट बैंक थी। अब ये भीड़ ममता की आंखों में चुभ रही है, क्योंकि अब यही मुस्लिम भीड़ बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर के पीछे खड़ी है, जिन्हें ममता ने पार्टी से निकाल दिया है। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर। कहाँ से आए हो? हुमायूं कबीर ने जुमे को 5 लाख की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी है। 22 दिसंबर को उनका असली इम्तिहान है, जिस दिन वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनका दावा है कि उस दिन मुर्शिदाबाद में भीड़ का रिकॉर्ड टूटेगा। देश के 8 राज्यों के मुसलमान बंगाल में जुटेंगे। बाबरी मस्जिद का नया जो सिलसिला में रखा, जो लिम रखा, वो सारे बंगाल का मुसलमान, असम का मुसलमान, त्रिपुरा का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, वो झारखंड का मुसलमान, यूपी का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, हरियाणा का मुसलमान, सब इकट्ठा होके अगले दिन पर टूरिज्म स्पॉट होगी, वो ऐतिहासिक स्थान होगी। यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगी, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, सारे बड़ा होटल भी बनेगी, रेस्तरां भी बनेगी, कोई चिंता मत कीजिए। बंगाल में 294 विधानसभा सीट है। 141 पर मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। 90 विधानसभा सीट ऐसी है जहां 42 से 90% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। जाहिर है इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को होगा। क्या कहना चाहोगे कि आप हुमायूं कबीर के साथ हैं? जी, उसी का साथ हूँ, हुमायूं कबीर के साथ हूँ। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगता है। बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी का ही साथ देंगे। तो बाबरी मस्जिद होगा तो अच्छा होगा मेरा। अच्छा, हाँ, हुमायूं कबीर का साथ में है। नमाज पढ़ने आया है बाबरी मस्जिद में। अच्छा, हुमायूं कबीर से क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, भालो दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छा करेगा। टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटर टॉनिक की तरह है। अगर ये टॉनिक हुमायूं कबीर ने झपट लिया तो ममता के लिए 2026 में कुर्सी बचाना असंभव होगा। वजह समझ लीजिए, बंगाल में मुस्लिम प्रभाव वाली 141 विधानसभा सीट है। 2021 में ममता की टीएमसी ने 141 में से 120 सीट जीती थी। बंगाल में 44 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें अकेले 43 विधायक टीएमसी के हैं। एक विधायक नौशाद सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट के टिकट पर जीते। बाबरी ने मुसलमानों का मूड शिफ्ट कर दिया है। चुनाव तक अगर इसी रफ्तार से मुस्लिम मुर्शिदाबाद में बाबरी तक आए तो बंगाल का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, आज जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद है, यहाँ जो बाबरी मस्जिद बन रहे हैं, और बाबरी मस्जिद को के लिए जो मुर्शिदाबाद वासी इतना खुश है, आपको क्या बताऊं। जिस दिन हमारा बाबरी मस्जिद 1992 साल में तोड़ दिया, उसमें हमारा दिल में इतना आघात दिया, हम क्या बताऊं आपको। आज बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बना के इतना खुश दिया, जो दिल में आघात दिया, थोड़ा थोड़ा हमको सुकून मिला। आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो? हम लोग हुमायूं साबित, हम तो क्या पूरा घर मुर्शिदाबाद की नौजवान, मुर्शिदाबाद की पूरा जनता हुमायूं कबीर का साथ है। अपना बाबरी मस्जिद बन रहा नया, जो पिछले बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, अभी जो नया बन रहा, हमारा दिल इतना खुश है। हमारा गांव हर मुस्लिम का इतना जोश है जी, और पूछिए मत। इंशाल्लाह हम लोग हुमायूं के साथ हो। हमारा गांव से 2 बास भर के आदमी आएगा, और इंशाल्लाह ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल से उसको 0 करेगा, और बीजेपी को यहाँ से उठा के वो अपना गुजरात में बैठाएगा उसको। मुर्शिदाबाद चुनाव दर चुनाव ममता का सबसे मजबूत किला साबित होता रहा है। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है। 2021 में टीएमसी ने 20 सीट जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम वोटर हैं, हिंदू वोटर 33% हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान कर ममता की नींव हिला दी है। विरोधी तो राजनीति कर रहा है, ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है। वो बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वो जय श्री राम बोल रही, तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का क्या दिक्कत है।
वो जितना बार जय श्री राम बोलेंगे हम उतना बार जोर से नारा तकबीर। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ आपका लड़ाई होगा। बीजेपी को खिलाफ लड़ाई होगा, टीएमसी को खिलाफ लड़ाई होगा। बाबर वाली टी शर्ट जिस रफ्तार से बंगाल के गांव-गांव पहुंचेगी, ममता का मुस्लिम वोट उतना ही तेजी से खिसका तो 2026 में उनकी छुट्टी हो सकती है। हम लोग देखिए मुर्शिदाबाद कांदी से आया है बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। आज तीसरा जुम्मा है। आज बहुत लोग हुआ है जुम्मा में, कम से कम एक जमात में 2 लाख लोग हुआ करीब। ऑल हिंदुस्तान से लोग आया, ऑल भारत से लोग आया, ऑल पश्चिम बांग्ला से लोग आया, ऑल जिला से लोग आया, ऑल थाना से लोग आया। एक जमात में 2 लाख लोग हुआ। फिर दूसरा जो जमात बैठेगा फिर करीब कम से कम सोच लो कि 50-60 हजार से ज्यादा होगा। फिर तो मौला का बहुत ज्यादा लोग हो गया। खूब खुश है मुर्शिदाबाद वासी बाबरी मस्जिद से, बहुत खुश है हम लोग। बंगाल में मुस्लिम वोटर बढ़ रहा है, हिंदू वोटर घट रहा है। बंगाल में हिंदू वोटर बंट रहा है, मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। बंगाल में करीब 70% हिंदू वोटर हैं, मुस्लिम वोटर 30% के करीब हो चुके हैं। बंगाल में कुल वोटर 7.6 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर 2.3 करोड़ के करीब हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 3 जिलों को मिलाकर विधानसभा की 43 सीट है। 2021 में इन 43 सीट में ममता बनर्जी की पार्टी 35 सीटें जीती थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी के लिए ईंट लाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान इन्हीं जिलों के हैं। मतलब ममता के 3 मजबूत मुस्लिम गढ़ हुमायूं कबीर तोड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ 3 जिलों में कम से कम 40 सीट का नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर लाखों संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर करोड़ों संख्या में यहाँ पर ईंट लाया गया है और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जितने भी सामग्री लगते हैं, यानी कि ईंट पत्थर सब कुछ यहाँ पर लाया जा रहा है एक एक करके। यहाँ पर आज भी जैसे बाबरी मस्जिद का नींव जिस दिन रखा गया था उस दिन की तरह आज भी माथे पे ईंट लेके आ रहे हैं। तो हुमायूं कबीर से क्या कहना चाहोगे दादा? हुमायूं कबीर से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सोचा है, मुस्लिम के लिए कुछ सोचा है और आगे भी सोचने वाला है और आगे भी सोचेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव उतना तो नहीं बोल सकते सर। तो आप लोग ममता दीदी के साथ हो या फिर हुमायूं कबीर? अभी समय बताएगा अभी सर। अच्छा, समय बताएगा कि ममता के पास है कि हुमायूं कबीर के साथ है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसी जगह पे किया गया। पिछले 6 दिसंबर को यहाँ पर नींव रखी गई और उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों यहाँ पर ईंट जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ला रहे हैं और इस जगह को लगभग भर चुके हैं। ये जगह का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों ईंट यहाँ पर आ चुका है बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ में ईंट लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सके। 2006 से ममता के मुस्लिम वोट का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा था, वो क्या मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद की वजह से नीचे आ जाएगा? 2006 में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिले। 2011 में आंकड़ा बढ़कर 35% हो गया। 2016 में 51% मुस्लिम वोट ममता को मिले। 2021 में 75% मुसलमानों ने ममता की पार्टी टीएमसी को वोट दिया। 2026 में क्या राम मंदिर से दूरी बनाने वाली जय श्री राम का विरोध करने वाली ममता को हिंदू के साथ साथ मुस्लिम वोट का भी घाटा उठाना पड़ेगा? क्या उनकी हालत कांग्रेस और लेफ्ट दलों जैसी हो जाएगी? अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी भाईजान का समझौता हो गया तो बंगाल में ममता के लिए वाकई सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है। ये कौन सी राजनीति है? ममता को सीएम बनाए, ममता मर जाएगी। अभिषेक बनर्जी को सीएम बनाए, अभिषेक बनर्जी बुढ़ा हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, फिर उसका औलाद को सीएम बनाए। अबे क्या तुम्हारे बाप दादा का गुलामी क्या हम लोग? हमारा यही काम रह गया है। नहीं चाहिए ऐसी राजनीति हम सबको। ममता बनर्जी कहेंगी कि मुसलमानों बीजेपी से डरो और मुझे वोट दो। ममता बनर्जी एक कट्टर हिंदुत्व नेता है। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी दाढ़ी पक जाएगी, मेरा बाल पक जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी नस्ल तैयार करूंगा, ऐसा जुनून तैयार करूंगा कि लोग समझेंगे कि हमें बीजेपी को भी हराना है, अपना घर भी बचाना है, बीजेपी को भी हराना है और देश और बंगाल को भी बचाना है।
2021 में बंगाल की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर को सिर्फ 93,000 वोट मिले थे। बाबरी के नाम पर सिर्फ 13 दिन में उनके पीछे 5 लाख लोग खड़े हैं। जैसे जैसे हुमायूं कबीर के समर्थन में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी की हाइट भी बढ़ाने का ऐलान हो रहा है। अब बाबरी मस्जिद की ऊंचाई 60 फीट करने का फैसला किया गया है। हुमायूं कबीर ने निर्माण में 300 करोड़ खर्च करने का दावा किया है। बाबरी मस्जिद के पास अस्पताल और होटल बनेंगे, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। हुमायूं कबीर बाबरी बनाकर मुर्शिदाबाद को बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं।